हेलो एवरीवन। आज का जो ये वीडियो है ये एक बहुत बड़ा खुलासा है। एक ब्रेकिंग न्यूज़, शॉकिंग न्यूज़, दिल दहलाने वाला एक न्यूज़ है जो कि एक बहुत बड़ा घोटाला है उसको कि पर्दाफाश किए हैं नॉन अदर देन आवर रिटायर्ड एम्प्लॉइज एंड एडवोकेट मिस्टर सेवाराम जी। उन्होंने ये जो घोटाला था, जो हमारा लॉस हो रहा है, उसको सामने लाए हैं। उसके बारे में डिटेल में आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वो क्या चीज़ है, क्या करना चाहिए हमको, क्या स्टेप लेना चाहिए, डिटेल में सेवाराम जी ने इसमें बताए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, ये पीएफ रूल्स ब्रोकन, डीए नॉट इंक्लूडेड, ह्यूज लॉस, वाई यू लॉस्ट लाख्स ऑफ रुपीज़ इन पीएफ, 20 से 25 लाख करोड़ का लॉस है। ये सब डिटेल में बताए हैं मिस्टर सेवाराम जी ने। तो चलिए देखते हैं क्या वो लिखे हैं। बहुत लंबा है लेकिन जितना शॉर्ट हो सकता है शॉर्ट में मैं बताने का आपको कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, सेवाराम जी बीकॉम ऑनर्स CIB PGDPM LLB एडवोकेट, और उनका एड्रेस और ईमेल आईडी दिया गया है इंक्लूडिंग फ़ोन नंबर। इधर डेटेड 12 अप्रैल 2026। इम्पोर्टेंट मैसेज टू ऑल सर्विंग पेंशन ऑप्टिस, PF ऑप्टिस, बैंक एम्प्लॉयज़ एंड बैंक पेंशनर्स ऑफ ऑल बैंक्स। ये सभी के लिए ये मैसेज दे रहे हैं। क्या मैसेज है चलिए देखते हैं। पहले वो क्या बोल रहे हैं। डियर ब्रदर एंड सिस्टर, नमस्कार। ये बोल रहे हैं जो हमारा, हम जब नौकरी में थे, सर्विस कर रहे थे, पहले हमारा 31/10/1997 तक 8.33% बेसिक के ऊपर PF के लिए डिडक्शन होता था। उसके बाद 10% डिडक्शन हुआ आफ्टर 1/11/1997, और वो भी डिडक्शन ओनली बेसिक के ऊपर। और हम सोचे कि ये सही है, ये एज पर रूल हो रहा है, इतना होना चाहिए, उसी हिसाब से हो रहा है, खाली बेसिक के ऊपर होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली ये नहीं है। इसके बाद ये लिखे हैं, देखिए, एज पर सेक्शन प्रोविडेंट फंड एक्ट जो है 1952 सेक्शन 6 के अंदर, वाइल ओरिजिनली द एक्ट प्रोवाइड फॉर डिडक्शन ऑफ EPF 8.33 ऑफ बेसिक पे ओरिजिनली था, लेकिन बाद में 1960 में वो एक्ट अमेंड हुआ, और फ्रॉम 1/1/1961 से ये जो डिडक्शन है बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंसेस के ऊपर होना चाहिए। लेकिन हमारा अब लास्ट तक हम रिटायर भी हो गए, लेकिन हमको पता नहीं, हमको लगा जो हो रहा है सही हो रहा है, बेसिक के ऊपर खाली PF डिडक्ट होगा और इतना बैंक हमको कंट्रीब्यूट करेगा। CPF बैंक का कंट्रीब्यूशन भी उतना ही होगा। उसके बाद दैट फ्रॉम 1/11/1993 द पेंशन स्कीम वाज लॉन्च इन बैंक, और उसके बाद जो हमारा कंट्रीब्यूशन था बेसिक पे का, जो PF का जो कंट्रीब्यूशन था विथ इंटरेस्ट, वो ट्रांसफ़र हो गया पेंशन फंड को, पेंशन फंड में ट्रांसफ़र हो गया। वी ऑल बिलीव दैट द बैंक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज एक्टिंग लॉफुली जितना ट्रांसफ़र होना था पेंशन फंड में चला गया। प्राइमा फेसिया ऑल बैंक्स एज एम्प्लॉयज हैज deliberately and illegally evaded the above statutory command and factually cheated lakhs of bank employees by not making CPF contribution on डियरनेस अलाउंसेस, DA के ऊपर CPF नहीं दिए। अगर दिए होते तो हमारा जो PF का अमाउंट होता, अभी जो मिला था, सोच लीजिए जिसको जितना मिला था उससे 4-5 टाइम्स ज़्यादा होता, क्योंकि आपको मालूम था बेसिक से DA ज़्यादा ही होता था हर वक्त, उसके ऊपर भी मिलता, उसके ऊपर इंटरेस्ट होता। तो जो अमाउंट आपको मिला है रिटायरमेंट के टाइम में PF, उसका बहुत ज़्यादा होता DA के ऊपर, और होता तो 5 to 6 टाइम्स ज़्यादा होता। यही बता रहे हैं मिस्टर सेवाराम जी ने। डियर ब्रदर एंड सिस्टर, हैड द बैंक मेड आवर CPF contribution on basic pay plus dearness allowances with matching employees contribution as per law, the amount in our CPF account as on 1/11/1993 and the projected CPF amount on our respective dates of retirement would have been so huge that no bank employees would have opted for pension scheme. इतना ज़्यादा होता
कि आपको पेंशन का ज़रूरत ही नहीं पड़ता, पेंशन के लिए ऑप्ट ही नहीं करते। More important, had the bank contributed as per law and transferred the correct amount in pension fund on 1/11/1993, the collect combined total amount in pension fund would have been 5 to 6 times of present 5 लाख करोड़। अभी जो 5 लाख करोड़ है हमारा पेंशन फंड, अगर डीए के ऊपर भी बैंक कंट्रीब्यूट किया होता और उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता तो जो अमाउंट 5 लाख था वो 5 से 6 गुना ज़्यादा हो जाता। 5 की जगह 25 to 30 लाख करोड़ हो जाता वो हमारा पेंशन फंड। आई पॉइंटेड आउट टू सम, ये चीज़ वो पॉइंट आउट किए सम लीडर्स को, यूनियन लीडर लोगों को, बैंक यूनियन का जो लीडर है उनको बताए, लेकिन वो लोग बोले कि जो सेटलमेंट के हिसाब से हमारा सही हो रहा है, बेसिक पे के ऊपर ही डिडक्शन होगा हमारा सेटलमेंट एग्रीमेंट के हिसाब से विथ आईबीए के साथ जो हुआ है। प्रिटेंडेड इग्नोरेंस ऑफ लॉ, लॉ के बारे में जैसे उनको कुछ मालूम नहीं, ऐसे ही दिखाए। दे हैड नो आंसर व्हेन कन्फ्रंटेड विथ लीगल प्रोविजन that must be obeyed and would always override the सेटलमेंट और एग्रीमेंट। अगर लॉ में नहीं है कुछ चीज़ तो उसको आप ओवरराइड नहीं कर सकते, उसको आपको मानना ही पड़ेगा, उसको ओमिट करके आप कोई दूसरा एग्रीमेंट अपना नहीं बना सकते हैं। यही चीज़ बोल रहे हैं हमारा सेवाराम जी ने। आगे वो क्या लिखे हैं देखिए। डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आई एम शॉक्ड दैट टिल डेट नाइदर द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर द ईपीएफ अथॉरिटी nor any bank management, nor any bank union, nor any association of retired bank employees, nor any of the so-called social media champions, nor any individual bank employees officers has raised the issue। ये इशू कोई भी रेज नहीं किया, किसी के नॉलेज में अभी तक नहीं क्यों आया, या आया तो भी चुपचाप बैठे हुए हैं। इट रिमाइंड्स मी ऑफ द बैंक पेंशन स्कीम के बारे में वो याद किए। पेंशन स्कीम में जो था हमारा आरबीआई लाइन में पेंशन स्कीम बना हुआ था और हमको मालूम नहीं था कि आरबीआई का भी रूल्स में पेंशन अपडेशन का प्रावधान नहीं था। एंड ऑल दिस बैंक मैनेजमेंट आईबीआई एंड बैंक यूनियन हैड बिफोल्ड द 8 lakhs बैंक एम्प्लॉयज विदाउट रीडिंग द आरबीआई पेंशन स्कीम व्हिच हैड नो क्लॉज प्रोविजन फॉर पेंशन अपडेशन। लेकिन उसमें क्या हुआ, फिर भी 2003 में उनका कर दिए गए पेंशन अपडेशन कर दिया गया देन इन ईयर 2003। लेकिन गवर्नमेंट ने उसको 2009 में बोला कि आप कैसे कर सकते हैं, नहीं है प्रावधान, उसको नहीं कर सकते। लेकिन अल्टीमेटली 2019 में उनका पेंशन अपडेशन हुआ, क्लॉज चेंज करके न्यू क्लॉज ऐड किए। क्लॉज नंबर 33 was added in RBI पेंशन स्कीम पर पीरियोडिकल पेंशन अपडेशन। ये चीज़ तो हम हमारा में भी कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं करें, गॉड लूज। एनीवे हमारा स्कीम में ऑलरेडी वो है पेंशन अपडेशन का, क्योंकि जो अमेंडमेंट हुआ था और फर्स्ट टाइम 31/10/1987 तक जो लोग रिटायर किए थे उनका अपडेशन भी हुआ था। 2003 में अमेंडमेंट करके सबके लिए एप्लीकेबल भी ये कर दिया गया था, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। हर सेटलमेंट में होना चाहिए लेकिन नहीं कर रहे हैं। ये तो पेंशन के बारे में जो है ये लिखा गया है पेंशन अपडेशन के ऊपर। डियर ब्रदर एंड सिस्टर, कमिंग बैक टू द इशू ऑन हैंड नाउ, व्हाट शुड वी डू टू मेक द बैंक्स टू रेक्टिफाई देयर इलीगल एक्ट टू रेस्टोर द ह्यूज लॉसेस कॉज टू अस बाई देयर इलीगल एक्ट। जो हुआ है उसको हम कैसे अभी सही कर सकते हैं, क्या एक्शन हमको लेना पड़ेगा, उसके बारे में वो क्या बताएं, चलिए देखते हैं। फॉर बैंक पेंशनर्स एंड सर्विंग एम्प्लॉयज कवर्ड अंडर पेंशन स्कीम, जो लोग पेंशन स्कीम में कवर्ड हैं, अभी भी बैंक में नौकरी कर रहे हैं, बिफोर जो लोग 2010 से पहले बैंक में ज्वाइन किए थे। द बैंक शुड कंप्यूट एट 8.33 पर मंथ अप टू 31/10/1997 एंड 10% per month from 1/11/1997 onwards. The employees बैंक CPF share on dearness allowances, dearness के ऊपर कैलकुलेशन करना चाहिए इस हिसाब से। and from the date of each employee's confirmation in service up to 31/3/2026 or date of retirement with
EPF rate of interest thereon and credit the amount so arrived at in the bank employees pension fund account. जो अमाउंट अराइव्ड होगा डीए के ऊपर 8.33 अप टू 31/10/97 और उसके बाद 1/11/1997 के बाद 10% डीए के ऊपर कैलकुलेशन करके विथ इंटरेस्ट पेंशन फंड में जमा होना चाहिए, और नहीं होता है तो डायरेक्टली ये अमाउंट आप पेमेंट कर दीजिए, एम्प्लॉइज को खाता में दे दीजिए. Directly pay the aforesaid amount to each bank pensioners concerned as he was lawfully entitled to the said amount, and the said amount would have been payable to the pensioners had he not opted for the pension scheme. पेंशन स्कीम ऑप्ट नहीं होता तो उनको आप ऐसे भी पेमेंट करते तो उनको पेमेंट कर देना चाहिए. फॉर सर्विस एम्प्लॉइज हु आर सीपीएफ ऑप्टिस, जो लोग सीपीएफ लिए हैं पेंशन नहीं लिए हैं उनको भी इसी हिसाब से कैलकुलेशन करके उनका प्रोविडेंट फंड में जमा कर देना चाहिए. एंड फॉर दो सीपीएफ ऑप्टिस हु हैव रिटायर्ड, ऑलरेडी रिटायर्ड हो गए जिनका, उनका प्रोविडेंट फंड से नहीं उनका खाता में अकाउंट में ये पैसा कैलकुलेशन करके जमा कर देना चाहिए. एट द स्टेज let me remind all of you that the central government had launched new pension scheme on 1/1/2004 and the bank had followed the same from 1/4/2010. yes, पहले 2004 से सेंट्रल गवर्नमेंट था, उसके बाद हमारा बैंक में 2010 से हुआ. अंडर द एनपीएस द बैंक आर कंट्रीब्यूटिंग 14% on basic pay and dearness allowances in the new pension scheme pension fund, while employees are contributing 10%, which is the maximum limit fixed under Section 6 of the Act 1952. Why these anomalies when bank are contributing 40% on basic pay and dearness allowances under new pension scheme for those who have joined after 1/1/2010? उनको दे रहे हैं कि बाकी लोगों को क्यों नहीं दे रहे हैं? जो लोग पेंशन ऑप्टी है उनको क्यों नहीं दिया जा रही है 14% ऑन डीए के ऊपर भी, बेसिक के ऊपर डीए के ऊपर? Banks are contributing at only 10% only on basic pay for the serving employees of pension scheme 1993. This is also a very big anomaly. जो लोग पेंशन ऑप्ट किए हैं उनको ओनली 10% बेसिक के ऊपर कट रहा है, लेकिन जो लोग एनपीएस लिए हैं उनको बेसिक के ऊपर और डीए के ऊपर भी 10% कट रहा है, और उतना 14%, 10% नहीं 14% बैंक कंट्रीब्यूट कर रहा है बेसिक पेंशन और डीए का उनको एनपीएस फंड में. ये डिस्क्रिपेंसी क्यों है? सेम सेट ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, दोनों बैंक का एम्प्लॉय हैं, बैंक में काम कर रहे हैं, कोई आगे ज्वाइन किया है कोई पीछे जम बन किया है, इतना डिफरेंस है, तो ये एनोमली नहीं होना चाहिए. आई रिक्वेस्ट एंड कॉल अपॉन ऑल बैंक पेंशनर्स, सर्विंग एम्प्लॉयज़, ऑफिसर्स एंड अदर ग्रुप टू इमीडिएटली ऑर्गेनाइज एंड take collective steps, legal action against this gross illegality. I may also inform that I have already issued a legal notice dated 8/4/2026 to my employer Indian Overseas Bank. ऑलरेडी सवारम जी ने एक लीगल नोटिस इशू कर चुके हैं इस बारे में, उनका जो एम्प्लॉय है इंडियन ओवरसीज बैंक को ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन उसका रिप्लाई अभी तक उनको मिला नहीं. उसके बाद वो बोल रहे हैं बट इन दिस मैटर आई विश ऑल बैंक पेंशनर्स सर्विंग एम्प्लॉयज अंडर पेंशन स्कीम एंड पीएफ ऑप्टिस शुड टेक ए कॉपी ऑफ द राइट अप. इसका जो लिखे हो उसको राइट अप को लीजिए, डिस्कस करिए, एमंग बातचीत कीजिए, और जो एक्शन लेना चाहिए इमीडिएटली एक्शन लीजिए. लीगल स्टेप लेना है तो लीगल स्टेप भी यूनियन के थ्रू इमीडिएटली लीजिए. एंड टेक अर्जेंट लीगल स्टेप एट एवरी बैंक लेवल इन ईच डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट विथ रिगार्ड्स मिस्टर सेवाराम एडवोकेट. ये डिटेल दिए. उसके बाद मैं आपको वो पीएफ स्कीम जो है वो भी दिखा देता हूँ, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952 का सेक्शन 6, वो भी देख लेना जरूरी है, एक बार देख लीजिए. सेक्शन 6 इन द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलिनियस प्रोविडेंट एक्ट 1952. सेक्शन 6 क्या है? कंट्रीब्यूशन एंड मैटर विच में बी प्रोवाइडेड फॉर इन स्कीम. क्या है देखिए, द कंट्रीब्यूशन विच शैल बी पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द फंड शैल बी 10% ऑफ द बेसिक वेजेस. उसके साथ साथ डियरनेस अलाउंस के ऊपर भी एंड रिटेनिंग अलाउंसेस इफ एनी, इसके ऊपर भी डिडक्शन होना चाहिए. डीए के ऊपर भी
पीएफ डिडक्शन होना चाहिए 1 पर सेक्शन 6, ये क्लियर कट इसमें लिखा हुआ है। आगे नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए स्क्रीन में जो है ये पढ़ लीजिएगा। जितना डिडक्शन होता है डीए के ऊपर भी डिडक्शन होके पीएफ में जमा होना चाहिए था प्रोविडेंट फंड। तो ये सरासर एक बड़ा घोटाला है, लाख लाख करोड़ों का घोटाला हो गया। अगर ये होता तो हमारा पेंशन फंड इतना ज़्यादा होता कि हम गवर्नमेंट के पीछे पड़ना नहीं पड़ता, हमारा पेंशन अपडेशन करने के लिए कोर्ट में जाना नहीं पड़ता। एनीवे, सेवाराम जी एक पहल शुरू की है, हम सबको उनके साथ हैं और हम रिक्वेस्ट करते हैं सभी यूनियन एसोसिएशन जितना भी है कि इस दिशा में काम करे, इसको ध्यान में रख के आगे क्या करने से हो सकता है बातचीत करके आगे इसके ऊपर स्टेप ले। वीडियो बहुत लंबा हो गया, सॉरी फॉर इट। यही मैं ख़त्म करता हूँ मेरा वीडियो को। यही था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमिय कुमार मिश्रा, थैंक यू।